ये बात बहुत आम है कि लोग अपने शरीर के बारे में तब तक ध्यान नहीं देते जब तक कि उन्हें किसी गंभीर बीमारी का पता नहीं चल जाता है। हालांकि उन मुख्य अंगों में से एक है जो हमें जीवित रखने में मदद करता है। नमस्ते दर्शकों, स्वास्थ्य चर्चा के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पेट संबंधित एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके बारे में लोग तक सही जानकारी और जागरूकता नहीं पहुंच पाई है। नाम है जलोदर, अंग्रेजी में हम इसे एसाइटिस कहते हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर आत्मानंद स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और ये एसाइटिस के बारे में अगर कहे तो लोग के पास लेमैन लोग अगर जानते हैं तो इतना है कि एक्सेसिव फ्लूइड जम जाना, पानी का जम जाना। लेकिन अगर विस्तार में जानना चाहें कि जलोदर है क्या और ये कितना घातक हो सकता है एक इंसान के लिए, तो थोड़ा विस्तार में अगर लोग जानना चाहें तो क्या बताएंगे इसके बारे में? वास्तव में जलोदर जो है, जलस उदरस्य संचयन जस्य च जलोदर, उदर भाग में पेट में पानी का जमा होना, धीरे धीरे संग्रह होना ही जलोदर कहलाता है, जिसे हम आम भाषा में पानी भरना भी कहते हैं। और यह बहुत घातक मर्ज है, इसे हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। जब खाना खाएं और क्षुधानाश रहे, कुछ हल्का खाने के बाद भी पेट भर जाए तो समझना चाहिए कुछ समस्या है। पेट का आकार बड़ा हो जाए, कुछ सुराही की तरह बताते हैं। पेट का आकार बड़ा हो जाए, फैल जाए, विस्तार सामान्य से कई गुना बड़ा हो जाए, चिकना हो जाए, तो समझना चाहिए कि वह पेट में हमारा कुछ समस्या है। डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। पेशाब का कम होना, भूख की कमी होना, ये सब कारण है। और ठीक पेट में पानी वैसे ही जमा होता है जैसे घड़े में जिसमें पानी भरा जाता है, वो कालांतर में जो वर्ष जिस जगह वो रखा रहता है पात्र, मिट्टी का पात्र, तो धीरे धीरे इसमें उसके तल में नीचे जो है बाहर, घड़े के बाहर जो है पानी जमा होने लगता है। वो क्लेदित हो जाता है, भींग जाता है वो जगह, और पानी वहाँ दिखलाई देता है। ठीक यही प्रक्रिया हमारे शरीर की है, सामान्य भाषा में यदि कहें कि धीरे धीरे जब किसी कारणवश, चाहे निज कारण हो या बाह्य कारण हो, जैसे खाना वाना खाए, कुछ कंकर उंकर नुकीला चला गया, पत्थर नुकीला चीज चला गया, तो पेट के उदर भाग में अगर छिद्र हो जाता है छोटा सा भी, या घाव के द्वारा हो या जो भी हो, तो वह धीरे धीरे पानी रिश्ता चला जाता है जैसे इस घड़े से, और वही धीरे धीरे रिश्ते रिश्ते वह पानी जमा हो जाता है, फ्लूइड जमा हो जाता है। और वो उसे ही जब पेट में वो फैल जाता है, आकार बढ़ा जाता है, तो जलोदर कहते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं जलोदर। जल का उदर में संचय होना ही सने सने जलोदर कहलाता है। तो क्या किसी व्यक्ति को दूर से अगर देखें तो उसके अगर पेट का आकार बढ़ रहा हो, एक तरफ ओबेसिटी है जिसमें मोटापन हो जाता है, एक तरफ ये बीमारी है, तो क्या दूर से देखकर थोड़ा बहुत अंदाज लगाना मुमकिन है? मोटापा एक भिन्न चीज हो गई। शरीर का मोटापा होना, मोटापे में शरीर के संपूर्ण अंग जो है सो आकार सामान्य रूप में बढ़ता है। लेकिन यदि केवल पेट का आकार बढ़ने लग जाए, पाँव में, घुटने के नीचे पाँव में सूजन महसूस हो, चेहरे में सूजन महसूस हो, तो ये चलने फिरने में असमर्थता हो, श्वास लेने में परेशानी हो, तो ये समझना चाहिए जो पेट में हमारे की खराबी है। डॉक्टर से ज़रूर मिलें, पानी का संचय होना शुरू हो जाता है। और वह उसी तरह से है जैसे पहले, आज तो बहुत तरह का बोतल आ गया पानी भर के, चमड़े के थैला में, जैसे पहले लोग पानी लेकर जाते थे, मस्क जिसे कहते थे, और उसमें पानी रखने के बाद जैसे जो स्थिति उस चमड़े के पात्र थैले की हो जाती थी, वही आकार पेट का हो जाता है। दोनों इसके नहीं है, चमड़ा ही है, मांस धातु है, तो मशक के समान आवाज़ करने लगता है देखने से, चिकनाई होना, कड़ा होना, और पानी का पेट का आकार बढ़ना, यही जलोदर का कारण है। जलोदर का लक्षण सीधा पेट में दिखता है कि शरीर के और अंगों को भी प्रभावित करता है? पहले पेट में ही पानी का संचय होना ही जलोदर है। लेकिन इसका लक्षण उपद्रव कई एक होते हैं। जैसे बतलाया कि पानी का दबाव जब ऊपर की ओर बढ़ता है तो लंग्स का संक्रमण होना, हृदयाघात होना, हार्ट अटैक होना जिसे कहते हैं, हृदय में पानी का बढ़ना, पिल्ड्यूसी, उधर पिल्ड्यूसी और पिल्ड्यूसी जिसे कहते हैं, तो ये सब समस्या आ सकती। लंग्स में पानी जाना, हार्ट में पानी जाना, या विभिन्न प्रकार के संक्रमण होना, ये कारण बनता है। श्वास लेने में परेशानी होना, चलने फिरने में दिक्कत होना, असमर्थ हो जाना, भोजन कम करना,
थोड़ा सा खाए, एक रोटी खाए, पेट लगा जो कि भर गया, भोजन नहीं कर पाना, पाँव में सूजन होना, ये सब जो है सामान्यतः जलोदर के लक्षण है। अगर ये सब समस्याएं किसी व्यक्ति में दिखलाई दे, महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। पेट की टीबी और जलोदर, इन दोनों को बार बार इंटरकनेक्ट किया जाता है, तो इसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है, दोनों क्या में समानताएं हैं? ये नहीं, बता समानता नहीं है, लेकिन टीबी जो है, ट्यूबरकुलोसिस जो है, वो कई एक तरह के हैं। अब इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस है, उसके कारण क्योंकि छत होना, वो एक तरह का घाव संक्रमण है जिसमें छत भी हो सकता है, तो उसके कारण से भी जलोदर हो सकता है, समझिए ना, वो भी कारण बन सकता है जलोदर का। इसके अतिरिक्त जलोदर होने में पेट के अगर किसी बीमारी के कारण पेट के किसी अंग में जब संक्रमण होता है, जी, कैंसर के जैसे अग्न्याशय का कैंसर हो गया, अपेंडिक्स का कैंसर हो गया, लीवर कैंसर हो गया जिसे लीवर सिरोसिस कहते हैं, तो इन सब कारणों से जलोदर होता है। किडनी के प्रॉब्लम, क्रिएटिनिन बढ़ने के कारण भी जलोदर होता है, या जलोदर के बाद भी किडनी का पर दबाव पड़ता है, उसके छिद्रों का अवरोध हो जाता है, जिसके कारण किडनी में सूजन आ जाता है, शोथ होता है, पेशाब का बहाव कम हो जाता है, पेशाब अल्प होने लगता है, तो ये सब कारण देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि ये पेट की बीमारी है जलोदर, तो शरीर के अंदर के अंग, पेट के अंदर के अंग जो कई महत्वपूर्ण अंग है, जैसे हुआ, हाँ, उसको अगर नुकसान किसी हद तक पहुंचता है क्या? बिल्कुल। सबसे पहले तो हम लीवर सिरोसिस की बात करें, जी, जी। वो लोग जानते भी हैं, सुनते भी हैं कि वो हाइपरटेंशन होने लगता है, दबाव बढ़ना, लीवर के ऊपर दबाव का बढ़ना। जब दबाव बढ़ता है तो लीवर में जो रक्त को संवहन करने वाली जो ब्लड केशिकाएँ हैं या वेन्स हैं, उस पर दबाव पड़ता है। तो दबाव पड़ने के बाद परिणाम स्वरूप क्या होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है उसका स्तर बहुत कम होता चला जाता है, जिसके कारण से प्रोटीन का बहुत अभाव हो जाता है, और वह लीवर में जलोदर का मुख्य कारण बन जाता है। जी, आदमी के घातक परिणाम उसको झेलने पड़ सकते हैं। आपने क्रेटनाइन का भी जिक्र किया, तो क्रेटनाइन सीधा कनेक्टेड होता है थोड़ा बहुत किडनी एकदम से? एकदम, जब पेशाब का अवरोध होगा, जी, पेशाब का अवरोध होगा, किडनी पर दबाव बढ़ेगा, तो वह निश्चित रूप से क्रिएटिनिन बढ़ेगा ही। तो पेट की कौन कौन से अंदर के अंग हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं अगर एसाइटिस से मरीज ग्रसित है तो? एसाइटिस के कारण लगभग पेट ही नहीं, शरीर के अधिकांश अंग जो है प्रभावित हो जाते हैं। पाँव में सूजन होना, आँखों में ये क्या नाम है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण दिखलाई देना, ये त्वचा में उसका पीलापन होना, सर्वांग शरीर में सूजन हो जाना, कोष्ठबद्धता होना, कब्जियत होना, तो इससे हम देखते हैं लगभग अधिकांश अंग हमारे प्रभावित हो जाते हैं। मंदाग्नि, सबसे ज़्यादा मंदाग्नि, अग्नि का मंद होना, क्योंकि जल का स्तर बढ़ता है तो जल का अग्नि काम है अग्नि को बुझाना, शीतल है और जल को बुझाना, तो जल की मात्रा बढ़ने के कारण 13 प्रकार की अग्नियाँ हमारे शरीर में हैं। तो मुख्य जठराग्नि जो है 7 महाभूताग्नि और सप्तधाता अग्नि है, रस रक्त आदि को लेकर। तो मुख्य जठराग्नि जो है सो पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, अग्नि कम हो जाती है, तो भोजन किए हुए आहारों का पाचन नहीं हो पाता है, जिसके कारण शरीर में दुर्बलता आना, लो ब्लड प्रेशर का होना, ये सब परिणाम देखने को मिलते हैं। क्षुधा का नाश हो जाना, वॉमिटिंग होना, उल्टी की टेंडेंसी बने रहना, ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इसके कई दुष्प्रभाव जो हैं पूरे शरीर में पूरे शरीर में, अंत में सर्वांग शोथ हो जाता है, पूरे शरीर में सूजन का होना, और सबसे इसका दुश्मन है नमक, सोडियम जिसे कहते हैं। वही जिस तरल पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, तो क्या इसका सोडियम से कोई लेना देना है? सोडियम अगर है तो वो घातक है या फायदेमंद है? नहीं, नमक जो है ब्लड का उत्तेजक है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, वो ब्लड के प्रेशर को बढ़ाता है ब्लड का, लेकिन एक सीमा तक। जब रक्त ही शरीर में कम हो रहा है तो कितना भी नमक हम खाएंगे तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा नहीं, कम ही होता रहेगा। लेकिन अगर कोई दुश्मन है शोथ रोग का या जलोदर का, तो वो सोडियम है प्रधान रूप से,
क्योंकि अगर नमक ज़्यादा लेने से सर्वांग शोथ होना शुरू हो जाए, जो पाँव में ही केवल घुटने के नीचे या समय पाँव की तलवी समय ऊपर दिखलाई देता है सूजन, वह संपूर्ण शरीर में दिखलाई देने लगता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए नमक का प्रयोग या नमकीन चीज़ों का प्रयोग जितना कम से कम हो सके वो करना चाहिए इसमें। तो क्या कोई मात्रा तय है क्या सोडियम का, कि अगर कोई मरीज एसाइटिस में है तो इतना से इतना अमाउंट में ही? नहीं, मात्रा है, लेकिन इतना ही नमक लें जितना कि हमें टेस्ट में हल्का सा महसूस हो। अच्छा। स्वाद, वजन तो बात की बात है। हाँ। माइग्रेन इस समय लेकिन सबसे पहला चीज़ है जितना हमें महसूस नहीं हो टेस्ट में, जो कि नमक डाला हुआ है बहुत, उस तरह का नमक लें हम। भुजिया का, नमकीन वाले सभी चीज़ों का परित्याग कर दें। खासकर अचार जो हुआ सो हुआ, अचार में नमक ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, तीखा होता है और दाहकारक भी है, वो बढ़ा सकता है समस्या को, तो नहीं लेना चाहिए। 10 तरह का भुजिया मिक्सचर है वो तो बिल्कुल परहेज कर देना चाहिए। क्योंकि आपके पास भी मरीज आते होंगे, तो सबसे ज़्यादा अगर थोड़ा बहुत लोग जानना चाहेंगे तो कौन से आयु वर्ग को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है? और अगर नमक लेते भी हैं तो उसमें सेंधा नमक का प्रयोग करें, भोजन में तो ज़्यादा बेहतर है। सेंधा नमक का प्रयोग थोड़ा करें, कुछ सेफ है, लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए वो भी। खान पान पे तो हम लोग आएंगे, पर एक बार फिर से मैं जानना चाहूँगी कि आयु वर्ग जो है सबसे ज़्यादा वो किस आयु को परेशान कर रहा है? इसकी शुरुआत मध्यम वर्ग में ज़्यादा देखने को मिलता है। मध्यम वर्ग बच्चों में भी शायद ही कभी देखने को मिलता है। अभी तक मैं बच्चे में नहीं देखा हूँ अपने लाइफ में, 40-50 साल मुझे ट्रीटमेंट के हो गए करते हुए, लेकिन लाइफ में जो भी केस मिले हैं वो युवा मिले हैं और मध्यम उम्र के मिले हैं। मतलब युवा में सबसे ज़्यादा है। और सबसे पहला लक्षण क्या है जब उभरता दिखाई दे रहा है कि हमें पता चल जाता है कि आशंकाएं हैं कि इस मरीज को अब एसाइटिस या जलोदर हो सकता है? सबसे पहला लक्षण मैंने बतलाया, फिर जिक्र कर देता हूँ कि पेट का आकार का बढ़ना सबसे प्रमुख लक्षण है। पेट का आकार बढ़ रहा है, अरे हम पैंट पहन रहे टाइट हो रहा है, दिन देख रहे सामान्य से पेट की स्वरूप हमारा बदल रहा है। अब कारण क्या है वो पता नहीं है, लेकिन अगर आकार बढ़ रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, समझ लेना चाहिए। हो सकता है कोई भी और भी कारण हो, गैस से सब भी कारण हो, लेकिन वो पानी का कारण हो सकता है। विश्लेषण तो चिकित्सक ही करेगा, इसलिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। साथ में भोजन में अरुचि हो, भोजन करने में अरुचि हो। भोजन कर रहे हैं लेकिन जहाँ 2 रोटी 3 रोटी खाना चाहिए 1 रोटी खा रहे हैं, पेट भर गया, तो आने के बाद भी लोग नहीं ले पाते हैं पर्सन। तो वो भी कारण, एक तो पेट का आकार बढ़ना, दूसरा भोजन का कम हो जाना, अरुचि हो जाना, और टेंडेंसी क्या, उल्टी की टेंडेंसी होना, वॉमिटिंग होना या उस तरह की टेंडेंसी रहना। अब पाँव में अगर सूजन दिखलाई दे रहा है तो निश्चित रूप से सावधान होकर के तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। और ऐसा जो मरीज पहले से थोड़ा हाइपरटेंशन या डायबिटीज साथ है, ये और भी दिखलाई देता है। अगर सांस लेने में परेशानी हो, चल रहे हैं 2 कदम चल रहे हैं 4 कदम, तो उसमें सांस फूलने लग रहा है, तो ये सब तो मुख्य लक्षण में ही आ गए। निश्चित समझना चाहिए कि हमारे उधर भाग में बड़ा हो रहा है, इसका मतलब पानी का संचय हो रहा है। तो बिना विलंब किए तुरंत चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, सलाह पे चलना चाहिए। और अगर इस पे बात करें तो क्या गर्भवती महिलाएं जब अगर इस बीमारी से सफ़र करती हैं, ग्रसित होती हैं, तो क्या उनके लिए भी उपचार उपलब्ध है? वो कैसे उपचार के लिए आगे बढ़ेंगी? उपचार हर अवस्थाओं में है, चाहे गर्भवती हो या अगर्भवती हो, पुरुष महिला जो भी है, लेकिन उसमें विशेष सावधानी रखना पड़ता है कि खास करके चिकित्सक के लिए भी कि दवाओं का प्रयोग जो करेंगे उनको बड़ा सोच कर करना पड़ता है। अगर गर्भवती नहीं है तो कोई दवा भी उसमें जिसका है, लेकिन इसमें जो दवाएं हैं कुछ विषाक्त दवाएं भी हैं, तो उसमें प्रयोग करने के पहले 10 बार सोचना पड़ता है जो गर्भवती को दे या नहीं। और प्रेगनेंसी पीरियड की जो मेडिसिन है वो सब उसमें लाभदायक हो सकता है, लाभदायक हो सकता है। हाँ, उस बचाव है उसका, ऐसा नहीं है। लेकिन जब पता चल जाए, थोड़ा सा भी शंका हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने के बाद चिकित्सा इसकी सुलभता है। बाद में फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यह मर्ज बहुत ही जटिल मर्ज है। डॉक्टर पछाड़ मर्ज यदि कहे वो मर्ज है ये।
तो अब थोड़ा सा बात करें कि आपके पास पेशेंट्स अलग अलग तरह से, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें लाइफस्टाइल और खान पान भी मायने रखता है। तो एक हो गया ग्रामीण क्षेत्र, हो गया थोड़ा बहुत शहरी। तो आपको कैसा लगता है, पेशेंट्स कैसे लोग आपके पास आते हैं, खान पान किसका ज़्यादा प्रभावित है, और इस बीमारी से कहाँ के लोग ज़्यादा ग्रसित दिखाई देते हैं? देखिए, शहरी क्षेत्र की जो बात है, शहरी क्षेत्र में भी इसका बढ़ा है। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र की बात है, उन लोगों को कुछ सब्जी वब्जी सब मिल जा रहा है, ताज़ा मिल जाता है, अन्न ताज़ा मिल जाता है, लेकिन ये चीज़ शहरी क्षेत्रों को बहुत कम है। जो मिल रहा है वो शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, खाद उद के द्वारा है। शहरी क्षेत्र में हम मानेंगे कि ये बढ़ रहा है। और दूसरा कारण है पानी का कम पीना। अजीर्णनम औषधम बारी जीर्णनम च बलप्रदम। तो भोजन नहीं पचता है, कुकर में चावल पकता है, अगर पानी कम रह जाता है तो चावल का दाना सिद्ध नहीं होता है, वैसे ही दाना रहता है, भात नहीं बन पाता है। हम लोग चावल नहीं खाते हैं, भात खाते हैं। चावल को सिद्ध करके भात बनाया जाता है। कहता है चावल दे दो, लेकिन चावल नहीं, वो भात नहीं बन पाता है। तो सिद्ध होना, पानी कम पीना भी, पेशाब कम होगा, पोषण कम मिलेगी। और पानी पीने से होता है कि जो भी खाना हम खाए हैं वो धीरे धीरे पचाता जाता है। अजीर्णनम औषधम बारी जीर्णनम च बलप्रदम। और भोजन पचने पर जल जो पीते हैं तो वो बल, एनर्जी देता है, ताकत देता है शरीर में। और स्रोतों का शोधन करता है। नाली का शोधन कैसे होता है? किसी भी प्रकार की नालियों का शोधन में यदि जल को अलग कर दें तो शुद्धता नहीं रह पाएगी, उसमें कचरा जमा ही रहेगा। तो उसको वहन करने वाला, ढोने वाला क्या है? पानी है, उसको बहा कर ले जाने वाला। तो यदि हम पानी पीते हैं खाने के बाद या सामान्य रूप में भी, तो हमारे जो स्रोतस हैं वो सब जो है, जो ऐसा अन्नवा स्रोत या जलवा स्रोत है, सब क्लियर होते रहेंगे। मूत्रवा संस्थान, किडनी, सब का काम सही रूप से होगा। और अगर पानी कम कर दे रहे हैं तो चारों तरफ का लाइन जो है सो अवरुद्ध हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्योंकि हम लोग कारण होता है जलोदर। पानी के बारे में कह रहे हैं, पानी, लिवर इससे कनेक्टेड है क्या? लिवर को भी डिटॉक्स करने में पानी का कुछ है क्या? लिवर को भी चाहिए। लिवर भी काम, पानी का अभाव होगा तो फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, पित्त का निर्माण नहीं हो पाएगा। पित्त का स्वरूप भी तरल ही है, तो वो नहीं हो पाएगा, उसमें गाढ़ता आएगी और सही से उसका संवहन रुक जाएगा। संवहन कर्म होगा जब लिक्विड रहेगा शरीर में, तब लिक्विड का अभाव होगा, तरल पदार्थों का, तो वह अवरोध होता चला जाएगा। और ख़ास करके लिवर सिरोसिस में तो स्वाभाविक है, जो कि वैसे ही वो बंद हो जा रहा है दबाव के कारण। हाइपरटेंशन का वो स्वतः बंद, दबाव बढ़ता जा रहा है, एल्बुमिन प्रोटीन कम होता जा रहा है, तो और कम हो जाएगा। सोडियम की मात्रा कम करके प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना होगा ऐसे मरीजों को। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना भी इसमें दिक्कत है, जो कि प्रोटीन की मात्रा ऐसा लें जो कि भारी नहीं हो, भारी नहीं हो। हम उसको उबाल कर लें किसी चीज़ को तो ज़्यादा बेहतर है। दाल का जैसे पानी बना कर लें तो प्रोटीन, लेकिन केवल हम चाहें चना फुला कर खा लें, मूंगफली खा लें, मूंग खा लें, तो वो हितकारक नहीं होगा, क्योंकि पचेगा नहीं। तो डाइट पर भी इस हिसाब से ध्यान देना पड़ता है। उसका सूप बना कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। सूप बना, तो अब क्योंकि खान पान के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो अब अगर लोग तक ये जानकारी पहुंचे। आलू की सब्जी है, आलू का सब्जी खाना है, सोयाबीन का, बीन्स का सब्जी खाना है, तो उसको उबाल करके पानी फेंक दें। उसको उबाल करके पानी फेंक दें तो ज़्यादा बेहतर है। वो हल्का होगा सुपाच्य, फिर उसकी सब्जी बना कर खाएं। डॉक्टर लोग भी कर रहे हैं, डॉक्टर भी सजेशन ये दे रहे हैं जी, इस तरह को उबाल कर, जिससे कि वो सिद्ध हो जाए पूरा। जो अग्नि कमज़ोर हुई है शरीर में, उस पर लोड नहीं पड़े लीवर के ऊपर। चावल का बता रहे थे, चावल का सेवन अगर बंद कर दे तो अच्छा है। चावल स्वतः पानी के रूप में हो जाता है, वो तो शरीर में पानी की मात्रा कम हो, बढ़ जाएगी। अगर लीवर सिरोसिस है, एसाइटिस है, जलोदर का पेशेंट है, तो पानी कम पीना चाहिए और मुत्रल चीज़ ज़्यादा खाना चाहिए, जिससे पेशाब बढ़े। जैसे खीरा हुआ, खीरा को खूब चबा कर खाएं, या मिक्सी में पीस करके खा लें, उसका रस निकाल के पी लें तो ज़्यादा बेहतर है। लोगों को लाइफस्टाइल को लेकर क्या हिदायत देंगे? लोग में पहले से ही ये
शुरुआत जब हो उसको कैसे रोका जा सकता है, रोकथाम कैसे किया जा सकता है, प्रिकॉशनरी लोग क्या करें ताकि इससे बचाव कर सकें इस बीमारी से? सबसे पहला है क्या है, बार बार भोजन बंद करना चाहिए। यह कोई बुरा तो है नहीं, यह थैला है नहीं, चलो उसमें भोजन बढ़ते जाए बैग में, जैसे उतना ही खाएं जितना की आवश्यकता है। और खा लिया, अच्छा चीज़ आ गया फिर दोबारा खा ले रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अब भूख से थोड़ा कम खाएं तो ये बीमारी आएगी ही नहीं। पानी की मात्रा सही रूप में लें, पेशाब ठीक होता रहेगा, कभी नहीं आएगी ये बीमारी होगा। पेशाब का कम होना, पानी का कम पीना भी इस रोग का एक कारण है। इस बीमारी का प्री मैच्योर स्टेज तो आपने बताया, लेकिन ये कितना जटिल हो सकता है आखिर में जाते जटिल, ये जाते? प्राणघातक है। यह रोग होने के बाद बहुत जटिल है, 4 साल 5 साल तक 10 साल तक लाइफ जा सकता है जी। और सही रूप से ट्रीटमेंट चिकित्सा चलता रहा तो, नहीं तो सद्य प्राणनाशक 1-2 साल के बाद भी प्राणनाशक है। सबसे पहला चीज़ है क्या, डॉक्टर के विचार को मानना, जो वो नियम बतलाता है उसको करना। मैं देखा हूँ इसको चाहिए रेस्ट, सबसे पहले उसमें रेस्ट चाहिए, जो कंटिन्यू रेस्ट करे, आराम चाहिए। यहाँ लीवर का कंप्लेन होने के बाद यानी भीगा हुआ कपड़ा तक, गमछा तक को नहीं निचोड़ना है इस व्यक्ति को, इतना आराम की ज़रूरत है। वो केवल बेड रेस्ट ही इसका ट्रीटमेंट है। अगर वो चल फिर रहा है, बाइक सवारी कर रहा है, तो लाइफ उसका बचेगा नहीं, 1-2 साल जाते जाते वो चला जाएगा। दवा कितना भी काम करेगा लेकिन वो नहीं बचवा। मैं देखा हूँ यंग एज का 17-18 साल का 20 साल का लड़की की बात, और सब काम कर रहा है, दवा भी ठीक कर रहा है, कह रहा है फ़ायदा भी, लेकिन बाइक से सफ़र करता था 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर रोज़, वो प्राणघातक हुआ। तो डॉक्टर के विचारों को मानना ही सबसे पहला चिकित्सक है, जो कह रहा है इसका मार्गदर्शन करना, को मानना, पहला मेडिसिन वही है, उसके अनुसार चलना, रेस्ट देना शरीर को। बिल्कुल आपने लक्षण बताए, आपने बताया कि कितना गंभीर है और अगर शुरुआत में भी देखा जाए तो उसका रोकथाम कर सकते हैं। पर अगर बात करें इस बीमारी के बारे में, तो क्या आयुर्वेदा में इसका इलाज है? क्या ये क्योर होता है? इसका इलाज, निदान अभी भी लोगों में है, लोग दवाइयों से बचना चाहते हैं, तो ऐसे में आसान उपाय भी है क्या लोगों के लिए? आत्मा रक्षितो धर्म, जब तक शरीर में प्राण है तब तक जीवन रक्षा का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि शरीर से बढ़ के कुछ है नहीं। अब सवाल है, यह घातक बीमारी है, प्राणलेवा बीमारी है, जिसमें हो जाने के बाद 5 साल 10 साल लोग जिंदा रह सकते हैं, रहते हैं, 15 साल 20 साल भी जा सकते हैं। लेकिन वो अगर पुराना हो चुका है, परहेज ठीक से नहीं है, दवा ठीक से नहीं ले रहे हैं, डाइट पर ध्यान नज़र नहीं दे रहे हैं, जो इच्छा हुआ खा रहे हैं, तो उसमें वो प्राणघातक ही है, उनके जीवन का अंत ही है निश्चित। मैं फिर कहूँगा, सबसे अच्छा है डॉक्टरों के विचारों को मानना, चिकित्सक का, चाहे जिस व्यक्ति के हो, उनके विचारों को मानना ही उनके जीवन का रक्षक है। अन्यथा वो अपने जीवन के स्वतः दुश्मन है, दवा भी नहीं रोक पाएगा, उनको बचा पाएगा। कोई ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो मदद हाँ, दायर इसमें दवा जो है, कई तरह की दवाएं हैं। रसायन चिकित्सा है, काष्ठौषध चिकित्सा है, सर्वतो भद्रवती है, माहेश्वर बटी है, इच्छाभेदी रस है। लेकिन मैं कहूँगा इस चीज़ों का प्रयोग और डॉक्टर के विचार से ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, चिकित्सक के विचार से। लेकिन कुछ दवाएं ऐसी हैं जो स्वतः ले सकते हैं वो, जैसे पुनर्नवारिष्ट हुआ, कुमारियासा हुआ, और ये सब दवाओं को स्वतः वो ले सकते हैं। ये क्या टैबलेट के फॉर्म में है? लिक्विड है। 15 से 20 ml करके दवा, दोनों 15-15 ml, और उतना पानी मिलाकर पीना चाहिए, तो वह जीवन दान देता है, उनको लीवर के फंक्शन को बिल्कुल ठीक करता है। वो शरीर के पेट के आकार को कम करता है, लीवर को बल देता है, उसमें नवीनता लाता है। और अगर नहीं ऐसा नहीं हो
फिर दिक्कत है। कुष्ठ बचता भी इसमें हो जाती है। कुष्ठ बचता मतलब कब्जियत का होना। तो जवाइन और काला नमक का मिश्रण करके लेने से थोड़ा सा वो पेट साफ हो जाता है। या एरेंटल कास्टर ऑयल जो है उसका 15 से 20 ml दूध में या पानी के साथ में लेने से, गर्म पानी में डाल कर पीने से वो पेट साफ हो जाता है। और जलोदरारी रस को लोग ले सकते हैं। 1 गोली 1 से 2 गोली सुबह शाम लें भोजनोपरांत गर्म जल के साथ, तो वह भी इस रोग का बहुत अच्छी दवा है, बहुत सद्य फलदायक है। वायु शोषण रस है। ग्रीन पुनर्नवा एफियस सर्वल का है। हालांकि नाम हमको नहीं बताना चाहिए कंपनी का, लेकिन यह दवा सबसे ज़्यादा लाभदायक है। 4 चम्मच करके 4 बार 5 बार पिए तो बहुत इसमें लाभ देता है। चाहे वो क्रिएटिनिन बढ़ाओ, क्रिएटिनिन को भी कम कर देता है, किडनी के फंक्शन को ठीक करेगा, लीवर के फंक्शन को भी करेगा। और मीठा लगता है, कोई भी पी सकता है। ये नहीं, अगर शुगर का पेशेंट है तो उसमें शुगर के साथ दवा चलते रहने चाहिए, क्योंकि इसमें एक मीठा होता है, इसमें चीनी होता है, इसलिए इसको सावधानी शुगर को देखते हुए इस दवा को ग्रीन पुनर्नवा को लेना चाहिए। लेकिन पुनर्नवारिष्ट और कुमारी आसव ये सामान्य सभी लोग ले सकते हैं। जलोदरारी रस सुबह शाम 2 बार लें तो ये दवा सेफ है। अन्य दवाएं जो बतलाया हूँ वो डॉक्टर के विचार से ही लेना बेहतर होगा। नमक जितना कम हो सके कम सेवन करें। तो आपने जाना कि एसाइटिस बीमारी जो है वो जानलेवा भी हो सकती है, लेकिन इसका रोकथाम भी किया जा सकता है और इसके लिए उपचार जो है वो आयुर्वेदा में उपलब्ध है। किस तरीके से लोग इससे बचाव कर सकते हैं, और ये बीमारी युवा वर्ग में सबसे ज़्यादा फैलती दिखाई दे रही है। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल के लिए इतना ही, और स्वास्थ्य चर्चा के अगले कार्यक्रम में जुड़ने के लिए दूरदर्शन झारखंड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। जोहार।